जी नमस्कार साथियों, समय हो चुका है और आज आप लोगों को पता है 14 फरवरी है, जिसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। तो 14 फरवरी के इस दिन पर हम लोग आप के लिए जो हम लोगों ने ये तैयार कराया है विजय राजपूत के सहयोग से, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और आज पता है कि आज बहुत ज़्यादा निमंत्रण भी होंगे सब लोगों के, तो देखिए इसमें मैं बिजी हूँ और आप लोग चलिए गुप्त काल के जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है गुप्त काल स्वर्ण युग। ये स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, प्रिंट थोड़ा हल्का आया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप लोग देखते रहिए बहुत ध्यान से। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मतलब पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था या चंद्रगुप्त प्रथम था या घटोत्कच था या कुमार गुप्त प्रथम था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? दीजिए आंसर। पहला शासक कौन सा माना जाता है? पहला शासक किसको माना जाता है? पहला शासक किसको माना जाता है? इसका आंसर दीजिए। पहला शासक माना जाता है श्रीगुप्त। किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को पहला शासक माना जाता है। आप सभी लोगों को ऐसा ज्ञात है, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, राइट। अच्छा, थोड़ा गुप्त वंश के बारे में सुने, गुप्त काल के बारे में। ये जो गुप्त काल है वो 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक का जो समय जाता है, किसको जाता है? गुप्त काल को जाता है। 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक का समय गुप्त काल को जाता है, जिसके साहित्यिक स्रोत कुछ मिलते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? गुप्त युग का प्रवर्तक किसको माना जाता है? घटोत्कच को माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त को माना जाता है या फिर समुद्रगुप्त को माना जाता है? तो सेकंड का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? किसको माना जाता है गुप्त युग का प्रवर्तक? बताइए किसको माना जाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा श्रीगुप्त। क्या बनेगा राइट आंसर? श्रीगुप्त बनेगा। और इसकी कुछ डिटेल आप यहाँ पर सुने ध्यान से। देखिए श्रीगुप्त जो हैं, श्रीगुप्त के लिए आप क्या क्वेश्चन याद रखें? गुप्त वंश का संस्थापक या प्रवर्तक पूछा जाए तो आप आंसर कर देना श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आए थे? घटोत्कच आए थे। घटोत्कच आए थे, जैसा कि आप नाम लिखा देख रहे हैं, घटोत्कच आए थे। और इसके बाद कौन आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय था 319 से लेके 319 से लेके 335 ईस्वी का समय किसके शासनकाल रहा था? चंद्रगुप्त का। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप कह देना चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की उपाधि थी। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया था। गुप्त संवत कब चलाया गया? 319 ईस्वी में। और एक पॉइंट सुनिए, देखिए चंद्रगुप्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पॉइंट है, देखिए शादी संबंधित। वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ उसने शादी की और इस उपलक्ष्य में दंपत्य भांति जारी किए सोने के नए सिक्के जारी किए गए। तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ शादी की थी और इस उपलक्ष्य में दंपत्य भांति जारी किए थे सोने के सिक्के। तो ये तो बात रही, ठीक है। अच्छा डिटेल रहा ये। अच्छा चलिए समुद्रगुप्त के बारे में अच्छा थोड़ा और डिटेल आपको हम बता दें क्या? सुनो, देखो समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल सुनिए। आप अगर नहीं कहो बताओ तब भी हम बताएंगे, क्योंकि हमें आपको परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफल कराना है। सफल होना एक अलग बात है, मतलब एक लिस्ट में आपका नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम आपको अपना एक परिवार का हिस्सा मान के चलते हैं। सुनिए समुद्रगुप्त का जो समय था शासन का 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी का समय किसका है? समुद्रगुप्त का समय माना जाता है। 335 से लेकर 375 ईस्वी का समय माना जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा पॉइंट सुने माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से। समुद्रगुप्त के बारे में सुने। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर समुद्रगुप्त लिच्छवा दोहित्र कहकर गौरवान्वित महसूस करता था। समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर क्या खुदवाता था? लिच्छवा दोहित्र कहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था।
समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान का नाम हरिसेन था। दरबारी विद्वान का नाम क्या था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान का नाम हरिसेन हो गया। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। अच्छा, अपने विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वघोष यज्ञ करवाया था। अपने विजय के उपलक्ष्य में कौन सा यज्ञ कराया था? अश्वघोष यज्ञ कराया था। समुद्रगुप्त ने अश्वघोष यज्ञ कराया था और अश्वघोष पराक्रम की उपाधि धारण की थी। अश्वघोष पराक्रम की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया है। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया है। वह बीड़ा का एक अच्छा वादक शासक था। एक बीड़ा का अच्छा वादक शासक था। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें। अब ऐसी पॉइंट आपको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो आज 50 से ऊपर क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए देखिए, ये लास्ट तक जुड़े रहिए। आज निमंत्रण भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम समय निकाल के आपके तक ये सीरीज पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई में व्यवधान ना हो। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया था? 319 ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 57 ईस्वी में। गुप्त संवत पूछा गया, ना कि विक्रम संवत पूछा गया है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या बनेगा? अगर गुप्त संवत पूछा जाए तो आंसर बनेगा ये 319 ईस्वी। कल के क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया था, विक्रम संवत 78 ईस्वी में आया था। मैंने एक लिस्ट आपको मिलवाई थी, अगर आपको ध्यान हो। क्वेश्चन नंबर 4, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? चलिए बताइए। हर्ष की हैं, अशोक की हैं, समुद्रगुप्त की हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं? तो 4 का राइट आंसर बनाइए, क्या बनेगा? तो ये जो उपलब्धियां हैं वो समुद्रगुप्त की हैं। किसकी हैं? समुद्रगुप्त की हैं। समुद्रगुप्त के बारे में वापस से थोड़ा सुने। देखिए, समुद्रगुप्त का जो शासन है वो 335 से लेकर के 335 से लेकर के 375, 335 से लेकर 375 ईस्वी को जाता है समुद्रगुप्त का शासन। ठीक है, राइट। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में क्या ध्यान रखें? समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर समुद्रगुप्त लिच्छवा दोहित्र कहकर गौरवान्वित महसूस किया था। उसने सिक्के चलाए थे, उसी पर लिच्छवा दोहित्र कहा था उसने। क्यों कहा था लिच्छवा दोहित्र? सुने ध्यान से। समुद्रगुप्त प्रथम ने, ये गुप्त वंश का जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आप समुद्रगुप्त को ना कहें। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त है, लेकिन चंद्रगुप्त ने शादी किससे की थी? लिच्छवा राजकुमारी से शादी की थी। ठीक है, राइट। अच्छा, और गुप्त वंश, गुप्त संवत चलाया था उन्होंने 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर तो बना समुद्रगुप्त, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट आप ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान का नाम क्या था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान का नाम क्या था? हरिसेन था। वीडियो को आप वापस सुने बाद में, तो आपको एक एक पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिच्छवा दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को? तो ये थोड़ा थोड़ा सब में गुप्त गुप्त लगा है, क्योंकि गुप्त वंश का आप इतिहास ही पढ़ ले इसलिए। तो लिच्छवा दोहित्र किसे कहा जाता? अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। लिच्छवा दोहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिनका शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी है, और समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान का नाम हरिसेन है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की है समुद्रगुप्त ने। अपने विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वघोष यज्ञ कराया था, और अश्वघोष यज्ञ की उपाधि भी धारण की थी, पराक्रम की उपाधि। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया है, क्योंकि बीड़ा का बहुत अच्छा ये शौकीन था समुद्रगुप्त। ठीक है, राइट। अच्छा, ये तो जानकारी है समुद्र। जौन सा ऑप्शन आएगा उसके बारे में जानकारी अगर बनेगी तो आपको हम देंगे। जितनी जानकारी मुझे है वो जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ठीक है, अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो पहला आंसर यहाँ पर स्कंदगुप्त को, दूसरा आंसर यहाँ पर है चंद्रगुप्त को, तीसरा आंसर है ब्रह्मगुप्त को, चौथा है समुद्रगुप्त को। बताइए भारत का नेपोलियन, इस पर लगाइए टिक, इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का
नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासन 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व है, बता चुके हैं आपको हम। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान का नाम हरिसेन है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। अपने विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, ध्यान रखें। समुद्रगुप्त के सिक्कों को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त एक बीड़ा का अच्छा शौकीन हुआ करता था। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन हम और डिटेल बताएं तो इसको साइड में सुनो, बिना डिटेल बताए मन मानता नहीं, क्योंकि आपको मैं बहुत ही खास और सगा संबंधी मानता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। भारत का अगर नेपोलियन माना जाए तो B.A. स्मिथ, भारत का नेपोलियन तो कहा था समुद्रगुप्त को, लेकिन भारत का नेपोलियन किसने कहा था उसको? B.A. स्मिथ ने कहा था। B.A. स्मिथ ने कहा था। अच्छा, अब देखिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको सुनो और सुनकर के आप समझोगे कि जानकारी कितना उम्दा है। कोई भी कमेंट नहीं करेगा, बस जानकारी बहुत कायदे से सुनो। भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदावधि सुनिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा चाणक्य को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आंसर आएगा नागार्जुन को। भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्मकीर्ति को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है भारत का मिल्टन। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है भारत का न्यूटन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? भारत का ग्लेड स्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इनकी उपाधि तोतिए हिंद है। ये सितार एवं तबले का अच्छा एक वादक थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो एक एक अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट को आप जाने रहें, समझे रहें। और अभी हम और नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक चलिए 15 मिनट में आप आइए, क्योंकि डिस्टर्बेंस कराते हैं कुछ बच्चे बीच में। चलिए कोई बात नहीं, आप 15 मिनट में आइए, तब तक मैं पढ़ाई करा दूं कुछ बच्चों की। चलिए भाई, क्योंकि ऊर्जा में रहोगे तो आप भी ऊर्जावान रहोगे। अगर अब मैं आपको ऊर्जा दे रहा हूं पढ़ाने की, तो आप भी कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। बस लिंक शेयर करें, कॉपी करके स्टेटस पर लगाएं, अपने दोस्तों को भेजें। अगर आप नहीं शेयर करोगे बेटा, तब भी आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने जिम्मा लिया है आपको सिखाने की। तो आपको हम हिस्ट्री सिखाएंगे, फिर ऐसी अन्य ज्योग्राफी भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, छोड़ेंगे एक भी पॉइंट नहीं। क्योंकि विजय राजपूत का उसमें पूरा योगदान है। विजय राजपूत भी अपनी तन्मयता के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। ये सारे के सारे पॉइंट विजय राजपूत की ही देन है, क्योंकि वो हमको मोटिवेट करते हैं, समय से बताते हैं, तो इसीलिए आपको मैं सारा पॉइंट दे पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट, बिना वक्त गंवाए, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से, ये 7 में एक बार हम थोड़ा चेक करें इसमें हार्ड कॉपी में ये क्या लिख के आ गया यहाँ पर। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसके राजकवि थे? तो हरिसेन जो थे निम्नलिखित राजाओं में से किसके राजकवि थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या हर्षवर्धन के? बताइए हरिसेन किसके कवि थे? तो 7 का राइट आंसर बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या बनेगा? 7 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हरिसेन की बात पूछी गई है। हरिसेन कह देता तो समुद्रगुप्त के हो जाते, लेकिन हरिसेन आगे आएंगे हर्षवर्धन। ये किसके थे? ये हर्षवर्धन के। तो 7 का राइट आंसर क्या बना यहाँ पर? 7 का राइट आंसर, सॉरी, हरिसेन हर्षवर्धन के नहीं है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के हैं। किसके हैं? समुद्रगुप्त के हैं। ये हरिसेन लिख के आ गया, हरिसेन लिख के आए या हरिसेन लिख के आए। हरिसेन कहीं नाम मिलता है, कहीं हरिसेन मिलता है। इसका आंसर समुद्रगुप्त ही आपको लगाना है, क्योंकि कहीं कहीं नाम अलग अलग बुकों में इनका अलग अलग देख मिलता है। चलिए 7 क्वेश्चन हुए और 70 क्वेश्चन जैसी आपको जानकारी लग रही होगी। मेहनत का काम नहीं है, आप सीखते जाइए। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था कौन था? स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था और कुमारगुप्त था। तो इसका राइट आंसर 8 का क्या बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए माय डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा इसका राइट आंसर। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। फिर सुनो यहाँ पर उम्दा जानकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन सुनिए, इनका शासन कितना था? 380 से लेकर के 414 ईस्वी का शासन था। इनकी राजधानी पूछी जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की या विक्रमादित्य की राजधानी, पाटलिपुत्र। राजधानी क्या कर दोगे? पाटलिपुत्र कर दोगे। दूसरी राजधानी कहाँ थी? दूसरी राजधानी इनकी उज्जैन थी। ठीक है। फायान नामक चीनी यात्री इन्हीं के समय भारत की यात्रा की थी। उसने भारत से प्राप्त अपने अनुभवों को एक ग्रंथ कुकोकी में संकलित किया था और इसी के दरबार में संस्कृत भाषा और साहित्य के 9 प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे, जिसे एक साथ नवरत्न कहा जाता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या विक्रमादित्य। चलो 9 के नाम जल्दी आप लोग सुने, क्योंकि विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में कौन कौन 9 लोग थे सुने ध्यान से। एक तो थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। दूसरे थे बेताल भट्ट। तीसरे थे धनवंतरी। चौथे शंकु थे। और पांचवें कौन थे? पांचवें थे घटपर जिसको बोला जाता है। और छठवें कौन थे? छपकड़ थे छठवें। सातवें कौन थे? कालिदास थे। आठवें 12 मिहिर थे। और 9वें कौन से? बररुचि थे। 9वें कौन से थे? बररुचि थे। तो ये चीज़ हुई क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, विक्रमादित्य से, रामगुप्त से। अभी मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो 9 का आंसर आप लोग लगाएगा। डिटेल अच्छे सुन रहे हो। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। 380 से लेकर 414 ईसा पूर्व इन्होंने 414 ईस्वी तक शासन किया था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन। ठीक है। फायान नामक चीनी यात्री इसी के दरबार में यात्रा की, जिसने प्राप्त अनुभवों को अपने फूकोकी नामक एक ग्रंथ संकलित किया था। शासन के दरबार में संस्कृत भाषा होती थी विक्रमादित्य की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 2010 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर बताइए 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासन में आया था। 380 से लेकर 1414 ईस्वी का शासन था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन। और उसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? फूकोकी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अब जब वो आया था दरबारी और वो फायान नामक यात्री आया था इनके दरबार में, पुस्तक लिखी थी फूकोकी नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में अपने भारत के अनुभवों को उन्होंने डाल दिया था। ठीक है। अच्छा, दरबार की भाषा थी इनकी संस्कृत। चलिए कालिदास कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, हर्ष समुद्रगुप्त के थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे या हर्ष के थे? तो कवि कालिदास किसके राज कवि थे? क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में देखिए सुनिए ध्यान से। 9 साहित्यिक विद्वान निवास करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में कितने साहित्यिक लोग निवास करते थे? 9। कौन कौन से 9 लोग थे सुने ध्यान से। देखिए एक तो थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। दूसरे थे बेताल भट्ट। कौन थे? बेताल भट्ट। तीसरे कौन थे? धनवंतरी। कौन थे? धनवंतरी। फिर चौथे थे शंकु। पांचवें थे घटपर नाम लिखा मिलता है, घटपर। नेक्स्ट कौन थे? छपड़क थे। नेक्स्ट कौन थे? कालिदास थे। नेक्स्ट कौन थे? 12 मिहिर थे। नेक्स्ट कौन थे? बररुचि थे। तो ये 9 लोग मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? कौन सी? धम्मपद है, क्या वेद है, क्या मेघदूतम है, क्या दीघ निकाय? तो राइट आंसर बताइए। साहित्यिक रचना, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित कौन सी रचना है? 12 का राइट आंसर बताइए। 12 का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा मेघदूतम। क्या बनेगा? मेघदूतम। ये मेघदूतम किसकी रचना है इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कमेंट ना करें, आप लोग ध्यान से सुने। ये मेघदूतम किसकी रचना है बताइए जल्दी से। कालिदास की रचना है मेघदूतम।
तो कालिदास के बारे में थोड़ा सुने। देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास एक थे, ठीक है। इनकी जन्मस्थली संभवतः उज्जैन मानी जाती है। कालिदास की पुस्तकें और रचनाएं टोटल कितनी हैं? टोटल 7 हैं। कौन कौन सी 7 हैं? ध्यान से सुने। 7 कौन कौन सी हैं कालिदास की टोटल रचनाएं? ध्यान से सुने, 7 कौन कौन सी हैं, बहुत कायदे से सुने, बेहतरीन तरीके से सुने माय डियर स्टूडेंट। सुने, पहली रचना इनकी कौन सी है? पहली हो जाएगी रघुवंशम, रघुवंशम। दूसरी कुमार संभवम। तीसरी मेघदूतम। चौथी ऋतु संहारम, ठीक है। मकाल विकाग्नि मित्रम, मकाल विकाग्नि मित्रम, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम। नेक्स्ट हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये किन की रचना है टोटल? ये कालिदास की रचना है। जीके में भी बहुत पूछी जाती हैं और हिंदी में भी बहुत पूछी जाती हैं और इसमें भी बहुत पूछी जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, कालिदास की 7 रचनाएं आप लोग ध्यान रखें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। आज का सेशन बहुत ही धुआंधार मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहें क्योंकि आज हम टोटल 61 क्वेश्चन लेने वाले हैं। 60 क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ठीक है, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। ठीक, बताइए 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? 13 का राइट आंसर बनेगा चंद्रगुप्त। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त इनका राइट आंसर बनेगा। तो आप लोग जाने रहिए चंद्रगुप्त, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप जानें। इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री फायान आया था जिसने अपने अनुभवों से प्राप्त पुस्तक लिखी थी भारत भ्रमण करके फूको की, ठीक है। संस्कृत भाषा में दरबारी भाषा थी, इनके 9 विद्वान निवास करते थे, ठीक है, राइट। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। बताइए हूणों के लिए किसने रोका था? कौन बैरियर बन के खड़ा हुआ था राजा? 14 का राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या बनेगा? 14 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्कंदगुप्त। राइट आंसर क्या बनेगा? स्कंदगुप्त यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अब देखिए स्कंदगुप्त के बारे में सुने, ध्यान से थोड़ा सुने। स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा यहाँ पर सुने बहुत कायदे से। देखिए, हूणों का आक्रमण इसी के शासन में हुआ था। ये हूण मध्य एशियाई के बर्बर मध्य एशियाई से आए थे। हूणों के होने वाले आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भितरी स्तंभालेख जो गाजीपुर यूपी से प्राप्त हुआ उसमें मिलती है। भितरी स्तंभालेख में मिलती है जानकारी। हूणों का पहला शासक का नाम तिगिन था, तिगिन था। हूणों का ऐसा पहला शासक तोरमाड़ था। हूणों का ऐसा पहला शासक तोरमाड़ था जिसने भारत के अंदर प्रवेश किया था। भारत के अंदर किसने प्रवेश किया था? तोरमाड़ ने प्रवेश किया था। हूणों का सबसे खतरनाक शासक कौन था? महिर कुल था जो कि शैव धर्म का कट्टर उपासक था, महिर तुल, ठीक है। अच्छा, जिसने बौद्ध धर्म के ऊपर भयानक आक्रमण किए थे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जाने रहे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं क्योंकि जानकारी आपको कठिन इसलिए लग रही है क्योंकि आपने पहले से ये पॉइंट पढ़े नहीं। देखिए, विजय राजपूत ने बहुत बड़ा योगदान है इनका सीरीज में। ये सारे क्वेश्चन आप तक पहुँचाते हैं, हम वही टाइप करवाते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? अरबों द्वारा, हिंगेरियाओं के द्वारा, हूणों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा। 15 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? 15 का यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, हूणों के द्वारा। क्या बनेगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन सा? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? स्वर्ण युग कौन सा तो माना जाता है? तो 16 का राइट आंसर दीजिए। 16 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा गुप्त काल, गुप्त काल बनेगा। और आपको गुप्त काल के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि जो ये गुप्त काल है उसका समय कितना है, आप जानते हैं। 319 से लेके 550 ईस्वी, 319 से लेके 550 ईस्वी, इसी को स्वर्ण काल कहा गया है, गुप्त काल को। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक कौन है? रामायण के है, महाभारत के है, क्या जातक के है, क्या पंचतंत्र के है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 17 बताइए। 17 आंसर बनेगा यहाँ पर जातक। क्या आंसर बनेगा? जातक। क्वेश्चन नंबर 18।
अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, वैष्णव मत से है या शैव मत से है? अजंता के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 का राइट आंसर बनाइए, क्या बनेगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहते हैं। महात्मा बुद्ध का बारे में सुने थोड़ा। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध में पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं की एंट्री वैशाली में ली थी। आनंद इनका एक प्रिय शिष्य हुआ करता था, निजी परिचारक। महात्मा बुद्ध का प्रिय एक सारथी था, छंदक, चन्ना या चाण। तो ये जानकारी है, इसको आप चाण के फेंक दीजिए एकदम से। पढ़ते रहिए या फिर जान लगा दो या फिर जाने दो, नहीं तो आप फिर बस वैलेंटाइन डे करते हुए रह जाओगे, ज़िंदगी वैलेंटाइन डे हो जाएगी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? गुप्त या कुषाण या मौर्य या चालुक्य? बताइए। अजंता गुफाएं 19 का राइट आंसर बनेगा ये गुप्त। 319 से लेके 550 ईसा पूर्व का शासन गुप्त काल को जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बच्चा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व भूमि सुधार के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए? बताइए 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। क्या बनेगा? कला एवं स्थापत्य के लिए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कला तो यहाँ पर अच्छा उत्कीर्ण हुआ था। 20 का राइट आंसर ये बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? दीनार या रुपयक कहते हैं या शतमान कहते हैं या फिर कशार्पण कहते हैं? तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? 21 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बनेगा रुपयक। क्या बनेगा? रुपयक कहते थे। ठीक है, रुपयक कहा जाता था गुप्त काल में चांदी के सिक्के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? 22 क्वेश्चन बताइए। इसके ऑप्शन आपको दिखाता, चलिए भाई इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। इसके ऑप्शन ये रहे, सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। गुप्त काल में कौन सिक्के ज़्यादा जारी किए गए? 22 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर माय डियर सोना, गोल्ड जिसका परमाणु क्रमांक AU केमिस्ट्री के अनुसार इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। गोल्ड कहते हैं कानूत में सोने के करोड़ टुकड़े चाहे 1000 पर उसकी कीमत कम नहीं होती है। तो आप लोग सोने के समान बने कि आपको हम कैसा भी कहें, बुरा भी कहें, भला भी कहें, तब भी अपने आप में आप रिस्पॉन्सिबल रहें। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं। फूहड़ लोगों के लिए सीरीज नहीं है। क्या फूहड़ कैसी है? अच्छे विद्यार्थियों के लिए है। आप लोग अच्छे हो तभी जुड़े हो। जहाँ सस्ती चीज़ें होती हैं भाई भीड़ वहाँ लगती है। ये सस्ती नहीं है, महंगी है, तो आप लोग कम ही हो इसलिए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाघभट्ट, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या फिर बारहमिहिर? तो राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर देखिए, आपको पता ही है कि आर्यभट्ट का नाम आएगा, आंसर बनेगा आर्यभट्ट। 23 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन गया? C बन गया, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? पाली या फिर हिंदी, प्राकृत या संस्कृत? ये क्वेश्चन मैं आपको 24 बता चुका हूँ। अगर आपको दिमाग है तो इसका राइट आंसर लगाएं, संस्कृत। वैसे संस्कृत को जगत जननी भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को जगत जननी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, राइट। अच्छा, शून्य की खोज किसने की थी? बारहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने या भास्कर ने? इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 25। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट का शून्य भारत मान क्यों है? क्योंकि शून्य नंबर। अब समस्या इस बात की है कि जो मेरे साथ वो नरेंद्र रहते थे उनकी मैं शादी में गया हूँ, तो इसी प्रश्नों के साथ साथ आप लोग आगे की जो गतिविधि है उस गतिविधि को ज़्यादा आप ना बढ़ाएं, क्योंकि डीजे की बगल में आवाज़ आ रही है। तो आगे के जो प्रश्न है बहुत संभव इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डीजे भी चल रहा है और आज एंजॉय का दिन भी है। तो अब इतने ही क्वेश्चन आप लोग रखें और मैं विजय राजपूत के साथ में हूँ और विजय राजपूत मेरे साथ में भी हैं।
तो चलिए अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको हम कल आपको बताएंगे। तो आज ये 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे हो कुछ भी हो, लेकिन आपका मैं डेली क्लास लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रोथ कन्वर्सेशन।